नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड बनाएगा देश का पहला जीआई बोर्ड, मुख्यमंत्री धामी ने की घोषणा। स्थानीय उत्पादों को मिलेगा कानूनी संरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का मुख्य उद्देश्य है। उत्तराखंड में सीएम धामी लड़ेंगे चंपावत सीट से उपचुनाव। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह के पार्टी छोड़ने की चर्चाओं ने पकड़ा जोर। हालांकि कांग्रेस ने किया इनकार, लेकिन आप पार्टी ने कांग्रेस और बीजेपी के नाराज नेताओं के संपर्क में होने का किया दावा। यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार यादव पर घोटाले का आरोप। ट्रांसफार्मर खरीद में टेंडर होने के बाद दूसरी फर्म को पहुंचाया लाभ। सरकार से की 125 करोड़ के घोटाले की जांच की मांग। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार गंभीर। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर लिया फीडबैक। काम में ढिलाई को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। ऋषिकेश के शिवाजी नगर में आग का तांडव। प्लॉट में रखे टेंट हाउस के सामान में लगी अचानक आग। घटना में 6 गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से मचा हड़कंप। मेयर और शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने लिया जायजा। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में क्षेत्र विशेष में उत्पादित पारंपरिक और जैविक उत्पादों के संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए राज्य भौगोलिक संकेत बोर्ड बनाया जाएगा। यह देश का पहला बोर्ड होगा। कृषि मंत्री गणेश जोशी की ओर से प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीआई बोर्ड बनाने की घोषणा की है। इस बोर्ड के बनने से स्थानीय उत्पादों को कानूनी संरक्षण भी मिलेगा। उत्तराखंड के जैविक उत्पादों को पहचान दिलाने के लिए सरकार ने नई पहल की है। उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद की ओर से प्रदेश में उत्पादित विभिन्न जैविक उत्पादों की किट तैयार की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने इस किट का अनावरण किया। खबर देहरादून से। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार गंभीर है। इसी को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर फीडबैक भी लिया है। वहीं काम में ढिलाई को लेकर अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। बैठक में मंत्री ने विभागीय अधिकारियों से महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की आगामी कार्य योजना पर विस्तृत चर्चा की है। उन्होंने विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं को और प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि कोई भी पात्र जो योजना का लाभार्थी हो वे विभागीय योजना के लाभ से वंचित ना रहे। इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने नारी निकेतन में रह रही मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग महिलाओं के रहन सहन, स्वास्थ्य और खानपान की जानकारी भी ली। मंत्री रेखा आर्या ने नारी निकेतन की व्यवस्थाओं को और अधिक सशक्त बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। महिला सशक्तिकरण और महिला कल्याण दो विभागों की बैठक आज ली गई है और इस बैठक में यदि महिला कल्याण की बात करती हूँ
तो वत्सल योजना का 31 मार्च तक का जो समय है, जो कि 1 मार्च 2020 से हमने प्रारंभ करी थी और जो कि 22 वर्ष 2022 के 31 मार्च पर समापन इसका होता है। तो उस योजना का एक तो जो हमने अपील के माध्यम से समय बढ़ाया है, उसको बाकायदा एक जो प्रशासनिक या शासकीय पत्र जो जाता है जनपदों में, उसको भेजने के निर्देश दिए हैं, ताकि जितने भी 31 मार्च 2022 तक के अब तक के और 2020 से लेके अब तक के जो हमारे बच्चे हैं जो किसी प्रकार से वंचित रह गए हैं वात्सल योजना से जुड़ने में, वो बच्चे समय रहते हुए इन 2 माह में जो है आवेदन कर पाएँ और आगे चल के भविष्य में वात्सल योजना का लाभ ले पाएँ। और वात्सल योजना लगभग अब समापन की ओर है, तो इसके निर्देश दे दिए गए हैं कि वंचितों को इसमें कवर अप कर। देहरादून में खेल मंत्री रेखा आर्या ने महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। खेल मंत्री रेखा आर्या ने निरीक्षण के दौरान स्पोर्ट्स कॉलेज और क्रिकेट स्टेडियम में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जताई है। अधिकारियों को सख्त हिदायत भी दी गई कि जल्द से जल्द व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। साथ ही कोरोना के दौरान बनाए गए कोविड-19 सेंटर को लेकर स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों के साथ वार्ता भी की और जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। मैप के अनुसार में हमारी सरकार में हमारे पास जो विभाग है, उन विभागों के माध्यम से यदि हम खेल विभाग की बात करते हैं तो निश्चित रूप से खेल पॉलिसी का जियो हम लोग करने जा रहे हैं और उसका जियो जल्दी से जल्दी होगा। इसके अतिरिक्त हमारे जो खिलाड़ी हैं, जो 8 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के हमारे बच्चे हैं, तो हम खेल स्कॉलरशिप योजना हम लोग लेकर आ रहे हैं। इसके बाद में 14 वर्ष से लेकर इससे ऊपर के बच्चे हैं, उनके लिए भी व्यवस्था लेकर आ रहे हैं। पुराने खिलाड़ियों के लिए पेंशन की व्यवस्था हम लेकर आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त खेल छात्रावासों को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त निश्चित ग्रेड पे जो है उनको आने वाले समय में जो है उनको रोजगार मिल सके, उसको भी हम लोग सुनिश्चित करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो खेल पॉलिसी का जियो हो जाने के बाद में हमारे खिलाड़ी को लाभ मिले। उत्तराखंड में सियासत गर्म है और उपचुनाव से पहले भाजपा अपनी धुर विरोधी कांग्रेस के भीतर बड़ी सेंध लगाने की फिराक में है। सियासी गलियारों में कांग्रेस के एक दिग्गज नेता प्रीतम सिंह के भाजपा में शामिल होने की चर्चाएं गर्मा रही हैं। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के एक दिग्गज नेता प्रीतम सिंह, जो खुद को अलग अलग महसूस कर रहे हैं, भाजपा के केंद्रीय और प्रांतीय नेतृत्व के संपर्क में है। आपको बता दें कि प्रीतम सिंह इस बार कांग्रेस के टिकट पर 6ठी बार विधायक बनकर आए हैं। चर्चा ये भी है कि भाजपा ने उन्हें 2024 में टिहरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने से लेकर उनकी सीट पर उपचुनाव तक की भूमिका बांध दी है। वहीं कांग्रेस इस बात को नकार रही है कि भाजपा की शुरू से ही सेंधमारी की रणनीति रही है, लेकिन प्रीतम सिंह कहीं नहीं जा रहे। फिलहाल कांग्रेस ने तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि चर्चाएं बहुत आम हो रही हैं, तो चर्चाओं पर टिप्पणी करने से क्या फायदा। कोई पुष्ट खबर हो तो उस पर टिप्पणी की जाए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। भाजपा का काम आज की तारीख में सरकार बनाने के बाद भी प्रदेश का विकास नहीं है, प्रदेश में व्याप्त बेरोजगारी या महंगाई को दूर करना नहीं है। उनका काम सिर्फ और सिर्फ विपक्ष मुक्त भारत करना है, विपक्ष में सेंधमारी करनी है। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? कुत्सित मानसिकता के और षड्यंत्रकारी मानसिकता के लोग जब सत्ता पर काबिज हो जाएंगे तो यही सब होगा। लेकिन माननीय प्रीतम सिंह जी को जितना मैं समझती हूँ और जानती हूँ, मेरा मानना है कि उनका कांग्रेस की विचारधारा में अगाध विश्वास है। हमारे मजबूत स्तंभ हैं, हमारे संरक्षक हैं, अभिभावक हैं। हमें मार्गदर्शन और आशीर्वाद उनका प्राप्त होता आया है और आगे भी कांग्रेस के साथ मजबूती के साथ वो खड़े रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा कतई मेल नहीं खाती। देखिए, व्यक्तिगत हितों का एक समूह बन गया है कांग्रेस पार्टी, और हम सब जानते हैं कि विचारधारा पूरी तरह से कांग्रेस की समाप्त हो गई है। ग्रुपों में लगातार झगड़े चल रहे हैं और वहाँ जिसकी चलती है उसकी क्या गलती है वाली लाइन के ऊपर काम होता है। मुझे लगता है कि जो अपने आप को अलग थलग समझते हैं वो दूसरे रास्ते तलाशते हैं, और जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लिए, प्रदेश हित के लिए और जो उत्तराखंड की खंडियत के लिए कुछ करना चाहते हैं और ईमानदारी के साथ मजबूत संगठन में जुड़ना चाहते हैं, तो हम लोग भी उन्हें कहते हैं आपका स्वागत है, लेकिन साफ मन से आएँ। ये नहीं होगा कि आप आ जाएं और कल वापस चले जाएं। राजनीतिक स्वार्थ और लाभ के लिए नहीं,
बल्कि प्रदेश हित, राष्ट्र हित के लिए अगर कोई हमारे यहाँ आता है तो हम उसका स्वागत करें। आम आदमी पार्टी पूरे देश में एक उभरती हुई पार्टी है। जितने कम टाइम में, सिर्फ 10 सालों में आज हमने 2 प्रदेश में अपनी सरकार बनाई है और आम आदमी पार्टी में आज सभी लोग अपना भविष्य देख रहे हैं। पूरा देश अपना भविष्य आम आदमी पार्टी में देख रहा है। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में बहुत सारे कांग्रेस और बीजेपी की जो नेतागण हैं वो हमारे साथ संपर्क में हैं और हम बहुत जल्दी उम्मीद करते हैं कि आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी में कांग्रेस के भी और बीजेपी के भी काफ़ी नेता हमारे यहाँ शामिल होने वाले हैं। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने वीकेंड पर लगने वाले जाम से स्कूली बच्चों को निजात दिलाने के लिए जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी देहरादून को निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टर आर राजेश कुमार को कहा गया है कि जब तक चाम धाम यात्रा संचालित होती है, शनिवार को स्कूलों को बंद रखा गया है।